नमस्कार। आज बीकॉम सेकेंड ईयर के इनकम टैक्स विषय के अंतर्गत हम एक अपना चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है हास एवं अन्य प्रावधान, डिप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले चैप्टर का नाम जैसे है हास, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हास से हमारा तात्पर्य क्या होता है। तो देखिए, हास से हमारा तात्पर्य संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से होता है, जो संपत्ति का प्रयोग करने से, संपत्ति को खरीदे हुए समय व्यतीत हो जाने से या इन दोनों कारणों से उत्पन्न हो सकता है। जैसे हमने कोई संपत्ति खरीदी तो उसको हमने एक साल अपने पास रख लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसमें कोई ना कोई उसकी मूल्य में गिरावट आई होगी, वो ही उसका हास कहलाता है। और इस प्रकार जब हम संपत्ति को प्रयोग में लाते हैं तो संपत्तियां घिसती हैं, तो इससे भी उनके मूल्यों में गिरावट होती है, जिसे हम हास का नाम देते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 सब सेक्शन 1 के अनुसार एक करदाता को किसी भी गत वर्ष में हास की कटौती मिलेगी, लेकिन वह हास की कटौती निम्न संपत्तियों पे मिलेगी। देखो, आपके सामने ये दो संपत्तियां हैं। पहली है मूर्त संपत्ति यानी कि टैंजिबल एसेट, और दूसरी है अमूर्त संपत्ति यानी इनटैंजिबल एसेट। तो टैंजिबल एसेट तो वो एसेट होती है जो हमें दिखती है, जैसे भवन होता है हमारा, फर्नीचर होता है, मशीनरी होती है, प्लांट होते हैं, ये सब हमारे टैंजिबल एसेट्स हैं। तो ये हमें नज़र आ रहे हैं और इनको हम यूज़ में ले रहे हैं, तो इनमें घिसावट भी हो रही है, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि हास मिले अथवा ना मिले, इस पर तो हास मिलना ही है। दूसरी है अमूर्त संपत्ति, यानी कि कौन सी एसेट्स? टैंजिबल एसेट्स, जैसे कॉपीराइट होता है हमारा, पेटेंट राइट होता है, ट्रेडमार्क होते हैं, लाइसेंस होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें नज़र नहीं आती, ख्याति होती है, तो ये सब हमें नज़र नहीं आती। तो ऐसी संपत्तियों के ऊपर जब हम एक मुश्त व्यय करते हैं तो हम इन्हें अपलिखित करते हैं धीरे धीरे, और ये भी हमारा हास ही कहलाता है। और देखिए, 1 अप्रैल 1998 से पहले यदि कोई संपत्ति अमूर्त संपत्ति हमने प्राप्त की है तो उसे हास नहीं दिया जाता था। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें वही अमूर्त संपत्तियां आप सम्मिलित करेंगे जो कि 1998 और 1999 के बाद मिली हैं। मतलब आप लोगों को समझ आ गया कि यदि किसी भी व्यक्ति के पास अपने व्यवसाय को कार्यान्वित करने के लिए कोई संपत्ति है और वह उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार एवं पेशे को चलाने के लिए करता है, तो ऑब्वियसली उस संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे भी आती है गिरावट, और साथ ही साथ उसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं उससे भी गिरावट आती है। तो वह व्यक्ति जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है तो सरकार से डिमांड करता है कि उसे हास यानी घिसावट के नाम पर इस खर्चे को अपलिखित करने का प्रावधान दिया जाए, और उसको इस खर्चे को अपलिखित करने का प्रावधान मिलता भी है। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन के नाम से या टू प्रॉपर्टी रिटर्न ऑफ के नाम से इनको शो करता है, और इससे उसका नेट प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है और सरकार को उसे टैक्स भी कम देना पड़ता है। ये संपत्तियां आप लोगों को समझ आ गया, दो प्रकार की होती हैं, मूर्त जो कि नज़र आती हैं, अमूर्त जो कि नज़र नहीं आती। दोनों प्रकार की संपत्तियों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं, और इनको हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से हम इनके प्रावधानों को काम में लेते हुए डेप्रिसिएशन को शो करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से रिकॉल करेंगे, और यदि कुछ समझ नहीं आएगा तो व्हाट्सएप में मेरे पर्सनल ग्रुप पे मुझे क्वेश्चन डाल सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।